झुको तो ऐसे झुको कि नाज करे बंदगी भी, झुको तो ऐसे झुको कि नाज करे बंदगी भी, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र करे बुलंदी भी। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार, मैं आयुषी दुबे आप सभी का इस सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली लमही वाराणसी में प्रतिदिन ऑडियो प्रसारण एवं प्रत्येक रविवार को कहानी पाठन के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और यह बेहद ही गर्व की बात है कि आज सुनो मैं प्रेमचंद के ऑडियो प्रसारण का 1322वां दिवस संपूर्ण हो चुका है। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और मुंशी प्रेमचंद जी का माल्यार्पण करें। आओ चंदन, आ जाओ देखो। अरे रोहित, अरे एक को छोड़ के सब आ जाओ। एक टेबल छोड़ो। हाँ नहीं, फोटो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सबके बीच उपस्थित हैं प्रेमचंद मित्र चंदन मौर्य जी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जादू का पाठन करेंगे। अब मैं चंदन जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और कहानी का पाठन करें। मेरा नाम चंदन मौर्य। नाम चंदन मौर्य। कहानी जादू पढ़ना चाहता हूँ। नीला, तुमने उसे क्यों पत्र लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं कहती, मैं नहीं समझती, खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो। क्या यह उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा, कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन न होती तो मैं तुमसे यह सवाल भी न पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मैंने यह सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूँ? यह तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ, जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आँखों देखा। अब मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं? तुम आँखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई। बस यह जान लोगी, तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा बला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूँ, यह मैं जानती हूँ। तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा सखियाँ क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूँ। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सर्वगुणगारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई। लो कहती हूँ, मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा,
किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुमसे पूछा कौन होती हो रोकने वाली। तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज़ तुम्हें पुलिंदो पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्म ही भून खाई है तो चाहो करो अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लजवंती बन गई, सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यह इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में भी मिला, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से और सारे मोहल्ले से कह दो, जो जैसा करेगा आप भोगोगे, मैं क्यों किसी से कहने जाऊं। ओहो बड़ी धैर्य वाली, यह क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं, जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जल जाती हो, मेरी बला जले, रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उनसे रिस्ट वॉच भेज दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का सनीचर न दूर होगा। मैं कहती हूँ तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुझसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं, जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो, पहले तेरी भावरे देख लूं। भावरे की चाट तुम्हें को रहती है। अच्छा तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? यह ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम काफ़ी है, तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यह यहाँ तक नौबत पहुँच गई और तू कह रही है थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुमसे पूछती न थी, मगर तुम आप ही बक चली। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वह शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम पर रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था, मुझसे मेरे पैरों का सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूँगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। यही तो मुझसे भी कहते हैं, सच। तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अब वह दाने बिखेर रहा है। क्या वह सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। धन्यवाद। अब मैं संस्था के संरक्षक प्रोफेसर श्रद्धानंद जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और चंदन जी का अंग वस्त्रम एवं प्रमाण पत्र से सम्मान करें। धन्यवाद। बेटा ऐसे उसको किताब रख दीजिए नीचे। फोटो लेना बेटा। जब गीत तो है तो कुछ यहाँ पर अब मैं प्रोफेसर श्रद्धानंद सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और अपने आशीर्वचन से हमारा उत्साह बढ़ाएं। प्रेमचंद जी को श्रद्धा समर्पित करते हुए आज का पाठ जो है जादू,
उसे प्रेमचंद मित्र मौर्य ने किया। ये कहानी सन 1934 की है और कुछ लोग इसे लघु कहानी के रूप में भी दर्शित करते हैं, परंतु ये कहानी सामान्य कहानी नहीं है और ये कहानी केवल संवाद पर ही पूरी होती है। संवाद से शुरू होकर के संवाद पर पूरी हो जाती है। प्रेमचंद जी का शुरू से ही रहा है कि वो पात्रों का चरित्र बड़े ही मनोवैज्ञानिक धरातल पर करते आते हैं। ये कहानी प्रेमचंद जी की कहानियों का जब मूल्यांकन करेंगे यदि हम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद जी मोहभंग की स्थिति में भी जाते हैं। 34, 35, 36 में उनका निधन हो जाता है। तो ये आखिरी दौर की रचनाओं में है और कहा भी जाता है कि आखिर की रचनाएं और प्रौढ़ हो परिपक्व होती हैं। गोदान भी लिखी गई आखिरी दौर में और एक कहानी कफन की भी बड़ी चर्चा होती है। एक मील के पत्थर की तरह वो कहानी है और मैं इस कहानी को उसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखता हूं, क्योंकि प्रेमचंद जी की ये कहानी जब लिख रहे थे सन 34 में, और बड़ी बड़ी कहानियां लिख रहे थे, 10-10 पेज 12-12 पेज की कहानियां लिखते थे और ये कहानी जो है केवल 5 मिनट में खत्म हो जाए, केवल 2.5-3 पेज में, और बिना किसी अनुच्छेद के एक ही बात शुरू होती है नीना और मीना के बीच से और समाप्त हो जाती है। 34 में जो है प्रेमचंद जी का जीवन भी बड़ा अस्त व्यस्त था। एक तो उनका प्रेस जो है बंद होने के कगार पर हो गया था, हड़ताल हो गई थी जबकि बाहर थे वो। दूसरी तरफ जो है उनके जो दूसरी पर जागरण में जो है वह भी जो है विनोद शंकर व्यास जी ने जो है बंदशाही कर दिया था, समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया था। बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो बड़े राजनेता और साहित्यकार थे उनके हाथ में गया और अपने मित्रों से टकराते हैं वो प्रेमचंद जी भी, विनोद शंकर व्यास जी से हो या अन्य से हो, और वह मनस्थिति अपने ढंग की थी। और 34 में ही वह फिल्म में भी जाते हैं, बंबई की भी यात्रा करते हैं। बंबई वाला पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमचंद जी मजदूरों के मामले में क्या बोलते, क्योंकि वो खुद कहते थे कि मैं कलम का मजदूर हूं, तो बहुत संशय की स्थिति थी और किसी तरह से उसका समाधान निकलता है और हड़ताल वापस हो जाती है। फिल्म में वो सेवा सदन फिल्म बन चुकी है, उसका वो शुरुआत करने जाते हैं मुंबई में, और उसके बाद जो है अजंता सिनेटोन में जो है नौकरी के लिए भी जाते हैं। और वहां की स्थिति देख करके उनका चित्त बहुत दुखी होता है। इस संदर्भ में वो जैनिन जी को भी पत्र लिखते हैं और जयशंकर प्रसाद जी से भी वार्ता होती है। काशी में दोनों समकालीन हैं, साथ साथ टहलते थे बेनियाबाग में। लेकिन प्रेमचंद जी
जी को मना किया था प्रसाद जी ने कि वहाँ आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन जाते हैं, पैसे की दिक्कत थी, कुछ पैसा मिल जाए तो ये सब सारी व्यवस्था सही हो जाए। फिल्म में इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी का ये जो इस कहानी में जो प्रेम का प्रसंग है, और प्रेमचंद जी अपनी हर कहानियों में नारी के माध्यम से प्रेम के उदात्त स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। और इस कहानी में धोखाधड़ी है कि वह जो है पुरुष जो है वो स्वीकार करता है प्रेम में, और किसी भी पुरुष का सानिध्य जो है स्त्री के लिए वो जादू सा काम करता है। ये प्रेमचंद जी का मनोविज्ञान है और कसौटी बहुत खरी है। आज भी उस पर हम पूरी स्त्री चेतना को और पुरुष पक्ष को कस सकते हैं। और वहाँ पर अपने निर्धारित अवधि से पहले ही प्रेमचंद जी लौट आते हैं बंबई से, और कारण यही था कि वहाँ वल्गैरिटी को ही मनोरंजन समझा जा रहा था कि जितना भी गंदगी हो वही मनोरंजन का विषय बने, और पैसा बाकी था, परंतु प्रेमचंद जी पहले ही चले जाते हैं, जबकि पैसे को छोड़ना नहीं चाहते थे, केवल वहाँ पर इसलिए कि वहाँ स्त्री की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। फिल्मों में तो हो ही रहा था, लेकिन एक घटना अमृत राय ने भी अपने कलम का सिपाही में व्यक्त किया है शिवभूषण सहाय जी के माध्यम से, कि वहाँ पर उनके सामने जब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा उसको, तो तुरंत जो है लौटने का निर्णय करते हैं। और फिल्मों में संवाद लिखना ही लिखना है, इसलिए लगता है कि फिल्म का प्रभाव इस कहानी पर है। जैसे पात्र खड़े हो जाए, कहानीकार भूमिका लिखता है, लेकिन वहां पर डायलॉग राइटर की तरह भी जो है काम कर रहे हैं। एक पात्र के लिए एक संवाद, दूसरे के लिए दूसरा संवाद, पहला संवाद, दूसरा संवाद, तीसरा संवाद, तो पूरी कहानी संवाद में लिखी गई है। और इस संवाद के माध्यम से उन्होंने समाज में स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत बेबाक टिप्पणी कर दी, क्योंकि वह मुंबई का प्रभाव था उनके ऊपर और वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। हमको लगता है कि बम्बई का ही वह प्रभाव इस कहानी पर पूरी तरह से आ गया है। फिल्मों में जैसे होता है कि एक खलनायक तैयार करे, वो करे, और पुरुष मनोवृत्ति का भी बहुत सुंदर चित्रण किया। दो बहनें हैं, नीना और मीना, वह भी कहती है कि वो भी मेरे पैर पर पड़ पड़ के रो रहा था कि यदि तुम नहीं रहोगी तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, और फिर वो दूसरे की तरफ धोखा दे करके कहता, वो भी यही संवाद बोलता है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी ने सामाजिक स्तर पर जो पुरुषों की स्वच्छंदता और दूसरा स्त्री के जो रागात्मक पक्ष हैं उसके पुरुष के प्रति जो मन में विचार उमड़ता है, मैंने कहा ना कि जादू का तरह काम करता है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो व्यावसायिकता वो देख रहे थे बंबई में, ये सब कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है। तो उसी तरह से इन्होंने इसमें जो है प्रेम को एकदम, पुरुष प्रेम को उन्होंने एकदम बाजार की तरह प्रस्तुत कर दिया, व्यावसायिक रूप में कर दिया कि ये छल छल धोखाधड़ी। ये कहानी है तो छोटी, लेकिन यदि इसकी बहुत गहरी व्याख्या की जाए, और ख़ास तौर से जिस कालखंड में वह प्रेमचंद जी
के जीवन में घटित हो रहा था, वह भी, क्योंकि वह कालखंड उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और साहित्यिक यात्रा भी उस कालखंड में उन्होंने बहुत की। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा में जाकर उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया। उस भाषण को भी बहुत करीने से लोग पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर के और मनुष्यता के लिए क्या बातें कही, देश काल के लिए क्या बातें कही। और इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बिना किसी, नहीं तो प्रेमचंद जी की कहानी जो है कोई सीधी नहीं होती, कहानी के अंदर कहानी निकलती रहती है। जो आदमी चाहे तो जैसे चाहे वो कई कहानी देख सकता है, उसमें देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों की विवेचना कर सकता है, गांव नगर की स्थितियों को देख सकता है, कहते प्रशासन और शासन को देख सकता है, कहीं न कहीं वो संदर्भित करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में, जादू में, केवल स्त्री और पुरुष द्वारा छली गई स्त्रियां और उसका विवेचन इन्होंने किया है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रेम के संबंध में पहली बार है कि कहानी में वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पुरुष धोखा दे रहा है, बहकावे में दे रहा है कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। इस तरह की जो बात पुरुष जो है वाकजाल फैलाता है माया का, माने तो अंत में जो है वो निष्कर्ष के तौर पर कह देते हैं कि ये तो वही शिकारी है। ये पुरुष को पहली बार प्रेमचंद जी इस कहानी में शिकारी कहते हैं, जबकि अन्य कहानियों में भी, उपन्यासों में भी प्रेमचंद जी शिकारी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ भी कहते हैं कि स्त्री जो है या गांव में जो है किस तरह से जो है नहीं है तो दूसरी औरत के प्रति उसका आकर्षण दिखाई दे रहा है, वो बन संवर रहा है, जैसे कर रहा है। यहाँ तक कि तोता राम और सब की कहानी गबन आदि में भी या निर्मला में भी देखेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे याद नहीं है, पढ़ते समय मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि प्रेमचंद जी किसके लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त करते हैं, लेकिन शिकारी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया। और आज के समय में भी हम देखें कि कैसे स्त्री जो है पुरुषों की शिकार हो जाती है। आज जिस धरातल पर देख रहे, चाहे वो लव जिहाद चले, चाहे वह प्रेम का बराबर अखबार पढ़िए कि शादी करने का वादा किया और ये किया वो किया और फिर छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, जो इस तरह का जो क्रम आज के समाज में दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद जी ने उसको बंबई में देखा था, कैसे वो बंबई में हो रहा है। इसलिए इस कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया संवादों के माध्यम से। तो इस कहानी का विवेचन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में और जो उनका मोहभंग होता है, आगे के कफन में हो जाता है, गोदान में होने लगता है, ये सब सारी जो मोहभंग की स्थितियाँ बनती है, मुझे लगता है कि मोहभंग का ये प्रारंभिक स्वरूप है। यहाँ पर किसी दूसरे तीसरे के साथ नहीं दिखा रहे हैं, केवल दो स्त्री पात्र हैं, दोनों बहनें हैं और पुरुष पात्र का कहीं एंट्री नहीं है, इसमें प्रवेश नहीं है, केवल पात्र का उल्लेख है, कहीं संवाद नहीं है। तो एक तरह से ये स्त्री मन के अंतर्द्वंद, उसके अंदर वो कैसे उछली जाती है और कैसे पुरुष जो है अपना जादू फैलाता है और किस जादू में वो फंसती हैं, उसका एकदम सपाट जिसको मैं कहूँ। ये पहली कहानी है, पहली बार पढ़ी जा रही है यहाँ से, इसके पहले ये कहानी नहीं पढ़ी गई थी यहाँ से, और कहानियाँ बार बार पढ़ी जाती हैं। लेकिन इस कहानी को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि प्रेमचंद जी इतना जल्दी और इतने तेज रफ्तार से कहानी कैसे कह रहे हैं। केवल एक छोटे से, कुछ लोग इसे लघु कहानी के रूप में कहते हैं, लेकिन ये लघु कहानी नहीं मैं रखूँगा इसको, क्योंकि ये पूरी कहानी कही जा रही है। जब इसका हम विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे, संवादों के द्वारा व्याख्या करेंगे, तब ये लगेगा कि कहानी जो है वो बड़े मर्म को छूने वाली कहानी है। खास तौर से स्त्री पुरुष के संबंध और प्रेम, हमेशा प्रेम का त्रिकोण बनता है, कोई एक विरोध में आ जाता है। नायक नायिका से प्रेम करता है तो समाज विरोध में आ जाता है, वह विरोध में आ जाता है। लेकिन यहाँ दूसरी स्थिति है, यहाँ पर दो सगी बहनें कैसे छली गई हैं, तीन तो हैं यहाँ पर, त्रिकोण है, लेकिन वह छली जा रही हैं। वह पुरुष की जो है उसकी जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, उसके द्वारा। तो ये कहानी जो है बहुत ध्यान से
पढ़ने वाली कहानी है। मैं समझता हूँ कि इस कहानी पर फिर कभी चर्चा होगी, क्योंकि और इस कहानी के हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना होगा, क्योंकि उस कालखंड में प्रेमचंद जी आर्थिक रूप से और दूसरी रूप से जो फिल्म में जाते हैं उससे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने प्रेमचंद जी को, प्रसाद जी को भी लिखा कि यहाँ मेरा चित्त नहीं लग रहा है, जो मैं सोच के आया था यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल व्यवसाय है, पैसे के पीछे दौड़ है, यहाँ और कुछ नहीं है। और जो जैनिन जी को पत्र लिखते हैं कि यहाँ मैं आकर के मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो वल्गैरिटी को ही जो है मनोरंजन माना जा रहा है। आप सोचिए कि 1934 में प्रेमचंद जी लिख रहे हैं और फिल्मों का स्तर किस स्तर तक आ गया है, और जो समाज में जो छिप छिप करके हो रहा था, उस प्रेम प्रसंग को लेकर कैसे पुरुषों द्वारा छली जा रही हैं, उसको प्रेमचंद जी ने बहुत सपाट ढंग से कह दिया। और आज जितना भी दृश्य प्रेम प्रसंगों का दिखाई दे रहा है कि पुरुष कैसे जो है मायाजाल फैला रहा है, आज चाहे वो किसी भी रूप में देख लें, चाहे वो लव जिहाद के रूप में देख लें या प्रेम के द्वारा छली गई स्त्री के रूप में देख लें, तो बहुत कहानी का पहाड़ी भी बहुत अच्छे ढंग से किया। प्रेमचंद मित्र हमारे मौर्य जी जो है अभी नए हैं, धीरे धीरे उनको थोड़ा सा रुक के पढ़ना चाहिए था, तेज पढ़ गए, क्योंकि पात्र तो कुछ है नहीं, एक पात्र का संवाद, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना था, फिर पढ़ना था, फिर रुकना था। तो इससे जो है, क्योंकि हमारी पढ़ी कहानी थी इसलिए हम लोग समझ रहे थे, जो दूसरे हमारे श्रोता सुन रहे हैं यहाँ पर, तो उनको लगता कि कौन नीली बोल रहा है, कौन मीना बोल रही है, और सबको स्पष्ट किया है। प्रेमचंद जी की पूरी कहानी लेखन में ये एकदम अलग किस्म की कहानी है, जो उनकी लेखन शैली है एकदम उससे हट करके है ये कहानी। तो इसलिए जो हट करके है तो उस कहानी की विवेचना भी ठीक से होनी चाहिए। हमारे यहाँ आलोचना में जो है 10, 15, 20 कहानियों को लेकर प्रेमचंद जी की पूरी कहानी पर यात्रा करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी बड़ी रचनाकार हैं। महादेवी जी तो कहती थी कि शताब्दियाँ, कई पीढ़ियाँ आएंगी जो इनकी शताब्दियाँ मनाएंगी, और मैं जिस शताब्दी में हूँ इसलिए मैं, मेरी शताब्दी के हैं ये रचनाकार प्रेमचंद जी, मैं इनको प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें उनके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। ऐसा प्रेमचंद महादेव जी ने अपने संस्मरण में लिखा है। मैं पढ़ रहा था तो इसलिए इस कहानी को हम आज के संदर्भ में और ख़ासतौर से स्त्री पुरुष और प्रेम के मनोविज्ञान को समझने में ये कहानी बहुत कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सबने कहा कि ये संक्षिप्त कहानी थी, लेकिन इस कहानी में एक व्यापक संदेश भी छिपा हुआ है। तो इसके व्यापकता की तरफ हम लोग समझेंगे, जानेंगे, तब ये कहानी संक्षिप्त होकर के भी बृहद होगी, बृहद रूप लूगी। थोड़ा सा प्रेमचंद जी के बारे में जो मैंने पढ़ा है बता रहा हूँ कि आपको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उस समय लेखकों को कितना मान सम्मान या कितना पद प्रतिष्ठा मिलता था, वो युग अंग्रेजों का था, और उस समय बड़ा दबा करके रखा जाता था। और एक समय ऐसा भी आया आपके साथ कि कोट तक बेचनी पड़ी आपको, अपनी कोट बेच करके भी आपने किसी मजदूर की भलाई की। तंगी से परेशान होकर के आप चले गए माया नगरी, और 8,000 रुपये वार्षिक अनुबंध पर आपने कार्य करना शुरू किया वहाँ। लेकिन आत्मा लेखक की जब दूषित होने लगती है तो लेखक उसको बर्दाश्त नहीं करता। माया नगरी का प्रारंभिक दौर था, लेकिन आपको ये लगा कि ये माया नगरी मेरे लिए नहीं है। मैंने हमेशा अपनी रचनाओं में गरीब, मजदूर और जो शोषित वर्ग है उसके उत्थान के लिए मैंने काम किया। तो ये इसको रास नहीं आया, और फिर आप पुनः फिर अपने गांव लम्ही आ गए, और फिर से उन्होंने उस लेखनी को अंजाम दिया और आगे निरंतर बढ़ते चले गए। तो आपकी बड़ी अमूल्य कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें हर एक में एक व्यापक संदेश होता है। संक्षिप्त कहानी हो या आपकी बृहद कहानी हो, सब में एक
बड़ा ही स्पष्ट संदेश छुपा हुआ होता है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव गणेश जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मस्थली पर आने के लिए और सुंदर पाठ करने के लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ दिन।